पीसीओडी क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी जियाला जैन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। और आज हमारी आईवीएफ सीरीज में ये नया एपिसोड है जिसके बारे में हम आपको पीसीओडी के और उसके संबंधित आईवीएफ के बारे में जानकारी देंगे। पीसीओडी या पीसीओएस एक ही बात है। पहले हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते थे, पीसीओडी, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बदली है और हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है इस बीमारी के बारे में, तो हमें पता चला है कि ये एक तरीके का सिंड्रोम है, इसीलिए हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस का नाम देते हैं। पीसीओएस एक प्रॉब्लम है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब कि ये एक प्रॉब्लम है जो एक महिला को सर से लेकर पैर तक अफेक्ट करती है। कुछ इसके लक्षण हैं जिनसे आपको बिना जांचों के भी आपको पता चल जाएगा कि हो सकता है आपको पीसीओडी ही हो। तो कुछ लक्षण हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपका मासिक धर्म या पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, मतलब कि एक एक दो महीने स्किप करके आता हो, अगर पीरियड आता हो तो बंद ही नहीं होता और बहुत अधिक मासिक धर्म होता है वो, और कभी कभी मासिक में बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो पहली चीज़ है पीरियड का इरेगुलरिटी होना या अनियमितता होना। दूसरी चीज़, अनचाहे बाल और मुहासे फेस पे आना। चेहरे पे और बॉडी पे भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों में मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा मुहासे, एक्ने आने लगते हैं, और लिप्स के ऊपर और ठोड़ी पे और ब्रेस्ट पे भी कभी कभी अनचाहे ज़्यादा मोटे बाल आ सकते हैं। तीसरी चीज़ है सर के बालों की थिनिंग होना और बहुत ज़्यादा बाल गिरना। कई लड़कियां आजकल आती हैं कि फेस पे अनचाहे बाल आ रहे हैं लेकिन सर के बाल बिल्कुल थिन हो रहे हैं, तो ये सभी हार्मोनल लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य लक्षण भी हैं, जैसे अनचाहा मोटापा होना। कुछ लड़कियां बार बार व्यायाम करके और अपनी डाइट कंट्रोल करने के बावजूद भी वेट रिड्यूस नहीं कर पाते, तो ये वो हैं जो जिन्हें पीसीओडी हो सकता है। उसके अलावा कुछ और बीमारियां भी हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, स्लीप एपनिया, जिसमें मरीज सो नहीं पाता, बार बार उठता है नींद से, और उसके अलावा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, मतलब बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली का कैंसर होना। ये भी कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए, और ये वो महिलाएं हैं जिन्हें पीसीओएस हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक महिला अगर पीसीओडी से ग्रसित है तो उसके मन में बहुत सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या मुझे किसी विशेषज्ञ पे जाना चाहिए जो पीसीओडी के ही बारे में हो? क्या मुझे कंसीव करने में दिक्कत होगी? क्या मुझे आईवीएफ का सहारा लेना पड़ेगा? और क्या ये पीसीओडी क्योर हो सकता है या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीसीओडी को हम जड़ से नहीं हटा सकते। पीसीओडी एक जेनेटिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। इसका मतलब हमारे जीन्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस नामक एक प्रॉब्लम शुरुआत होती है जो हमें अपने जेनेटिक्स में मिल सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पापा को या मम्मी को या परिवार में किसी को डायबिटीज़ का लक्षण हो, और उनमें जो छोटी लड़कियां हैं उस घर की, उनमें ये पीरियड्स की अनियमितता शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स को हम नहीं बदल सकते, इसलिए जब किसी महिला को पीसीओडी होता है तो उसको जड़ से हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ सकती है। क्योंकि जो दूसरा फैक्टर है इसके बारे में वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब कि हमारे चारों ओर के जो असर है हमारे लाइफस्टाइल पे उसका। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारा खान पान। अगर हम फास्ट फूड और ये जो सारे एंटीऑक्सीडेंट वाले फास्ट फूड होते हैं लाइक चाइनीज़ एंड पिज़्ज़ा, बर्गर, अगर इसी का सेवन ज़्यादा करते हैं और हरी सब्जियां नहीं खाते हैं तो हमें पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस होने का खतरा है। और दूसरी चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइजेस। अगर कोई बहुत ही एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल है किसी का और कोई एक्सरसाइज नहीं है उसकी ज़िंदगी में, तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत एक्टिव बनाया, रेगुलर एक्सरसाइज करके वज़न कम करा और अपने खान पीन में ताज़ी सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स का हमने सेवन करा, तो हम पीसीओडी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस बीमारी से लड़ने की ज़रूरत है। इसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए अगर हम देखें तो कारण पीसीओडी का है सबसे पहले जेनेटिक्स, दूसरी चीज़ है एनवायरनमेंट, और तीसरी सबसे ज़रूरी बात है
इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज को पाचन करने में इंसुलिन काम करती है, और कभी कभी हमारा जो इंसुलिन का जीन होता है कुछ लोगों में वो डिफेक्टिव होता है, जिसके वजह से इंसुलिन सही काम नहीं कर पाती और इन महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और साथ साथ में मेल हार्मोन बढ़ जाता है। तो जब किसी लेडी में मेल हार्मोन बढ़ता है तब उसको ये सारे लक्षण होते हैं जो हमने पीसीओडी के अभी डिस्कस करे हैं। अगर हम देखें तो इसको डायग्नोस कैसे करा जा सकता है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया, बिना टेस्ट के भी हम पीसीओडी के लक्षण से ही ये पता कर सकते हैं कि क्या कोई महिला पीसीओडी से ग्रसित है या नहीं। तो पहली चीज है क्लिनिकल सिम्टम्स, मतलब इसके फीचर्स, जिसमें सबसे जरूरी मैंने बताया आपको जो आपके मासिक है उसकी अनियमितता, दूसरा हार्मोन्स की गड़बड़ होना, तीसरा कंसीव करना या गर्भ धारण ना कर पाना, और चौथा मोटापा होना। तो ये अगर सिम्टम्स हैं किसी में तो सबसे पहला एक शक उसमें आएगा पीसीओडी के लिए। सेकेंड, डायग्नोसिस करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको कहते हैं ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड या टीवीएस। ये एक खास तरीके का अल्ट्रासाउंड है जो हम लोग ज़्यादातर इनफर्टिलिटी में यूज़ करते हैं। जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किसी महिला का गर्भ धारण करने के लिए तो हम टीवीएस का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम पीसीओडी डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें देखा जाता है कि अल्ट्रासाउंड में जो हमारे अंडाशय हैं उसकी जो बनावट है वो बहुत एक टिपिकल, हम कहते हैं उसको नेकलेस अपीयरेंस होता है, मतलब कि मोती की माला जैसी छोटी छोटी सिस्ट आपकी ओवरी में मिलती हैं। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं अल्ट्रासाउंड पे, जैसे कि हनीकूम अपीयरेंस। इसका मतलब है कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी शक्ल होना। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड में आपकी अंडेदानियों में ऐसी कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो ये पीसीओडी के लक्षण हो सकते हैं। और तीसरा जो डायग्नोस्टिक टूल है वो है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट जो हम कराते हैं तो इनके हार्मोनल प्रोफाइल कहा जाता है, और कई टेस्ट जो हैं वो खाली पेट करे जाते हैं या पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पे करे जाते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, उनका नाम है सीरम LH, सीरम FSH, सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम थायराइड प्रोफाइल, और एक बहुत ही नया और बहुत अच्छा टेस्ट है जिसका नाम है सीरम AMH लेवल्स, दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल्स। ये एक नया टेस्ट है और इसमें कोई भी कभी भी करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पे ही करना है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये बहुत अच्छा आइडिया देते हैं हमें कि महिला का AMH अगर बहुत ज़्यादा है और 6 से ऊपर है तो उसे सीवियर पीसीओडी हो सकता है। उसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है कि इन महिलाओं में जिनको पीसीओडी है उन्हें आगे चल के डायबिटीज़ टाइप 2 का भी खतरा हो सकता है। तो इन महिलाओं में हमेशा हम लोग सीरम इंसुलिन लेवल्स, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और DHEA हार्मोन लेवल्स भी कराते हैं। तो आप अपने विशेषज्ञ के पास जब जाएंगे तो कुछ ये टेस्ट आपको बताए जाएंगे। आफ्टर द डायग्नोसिस एक बार कंफर्म हो जाए कि अगर आपको पीसीओडी है या नहीं, तो उसके बाद सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी, सबसे पहले और फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपना वजन कंट्रोल करना। फर्स्ट इज वेट, सेकंड हम कहेंगे डाइट या अपना खान पीन, तीसरे नंबर पे आती हैं दवाइयाँ, और चौथे नंबर पे आती हैं ट्रीटमेंट गर्भ धारण करने के लिए, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जिसमें IVF भी आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वजन, ये देखा गया है कि वो महिलाएं जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करती हैं और अपना वजन 10% से कम अगर कर देती हैं वो अपना टोटल वेट, तो उनके पीरियड्स अपने आप नियमित हो जाते हैं, उनको ओव्यूलेशन होने लगता है। ओव्यूलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें अंडे का बनावट होती है हमारे अंडेदानी में। जब एक महिला का ओव्यूलेशन होता है उसी के बाद वो गर्भ धारण कर सकती है और या उसी के बाद उसका पीरियड नियमित हो सकता है। तो ये देखा गया है कि जब कोई महिला अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके नियमित रूप से एक्सरसाइज, एरोबिक, जुम्बा या योगा करती हैं तो उनका पीरियड अपने आप नियमित हो जाता है। सेकंड क्या होता है, जब एक्सरसाइज करती हैं वो तो उनके फेस पे जो मुहासे और एक्सेसिव बाल आ रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है सबसे ज़रूरी कि खान पान में सबसे ये ज़रूरी है कि आप क्या ना खाएं। इसमें देखा गया है कि वो खाने जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, मतलब कि जो
चीनी या शुगरी या बहुत मीठी चीज़ें हैं उसका आपको परहेज़ करना है। तो इसमें प्लेन शुगर्स जो हैं, वाइट शुगर, आपको मैदा, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, जैसे कि आप मैदा और आटा छोड़ के आप ज्वार की रोटी और मोटे जो हमारे चावल और गेहूँ होते थे उनकी रोटी खाएं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे फास्ट फूड। आप फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल मत करिए। अगर बहुत है कि बहुत ज़्यादा मन है तो एक चीट डे रखिए पूरे हफ्ते में, लेकिन उसके अलावा आप फास्ट फूड बिल्कुल त्याग दीजिए। क्लीन ईटिंग करिए। जब आप खाएंगे अच्छा तो आपके पूरे शरीर में जो टॉक्सिन्स हो गए हैं, आपके पूरे शरीर में पीसीओडी की वजह से जो ऑयल होना, मुहासे होना, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में ये सब क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा बहुत अच्छे हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट ड्राई फ्रूट्स हैं। उसमें कुछ सीड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सबको बताती हूँ कि अलसी का सीड, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, ये वो सीड्स हैं जिनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये सीड्स का आप सेवन करिए और खराब और फैटी फूड, ऑयली फूड मत खाइए। इसके अलावा हरी सब्जियां और फल का आप सेवन करिए और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट से दूर रहिए। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए और कुछ मल्टीविटामिन जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें उनका सेवन करिए। तो ये थी दूसरी चीज़। तीसरे नंबर पे आता है मेडिकेशन। क्या दवाइयाँ हैं जिनसे हम पीसीओडी कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें आपको बताना चाहूँगी कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स जैसे मेटफॉर्मिन, इसका बहुत अच्छा रोल है पीसीओडी में। और मेटफॉर्मिन आपने देखा होगा कि कई डायबिटिक्स को भी दिया जाता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत अच्छा रोल पीसीओडी में भी देखा गया है, क्योंकि ये जो ड्रग है, ये दवा जो है, इसका असली काम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो इसकी बीमारी की जड़ है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करेंगे, मेटफॉर्मिन देंगे किसी महिला को, तो उसका अंदर से पीसीओएस कंट्रोल होगा। पहली दवा थी मेटफॉर्मिन, इसलिए घबराइए नहीं अगर आपके डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब कर रही हैं तो। सेकंड बहुत अच्छी दवा है, वो है एंटीऑक्सीडेंट और मल्टीविटामिन, जिनको हम आइनोसिटॉल्स कहते हैं। तो ये आइनोसिटॉल एक नई टाइप की दवा है और ये बहुत अच्छा काम करती है। और जो पीसीओडी में हम देखते हैं, जो हमारे पीसीओडी में अंडे होते हैं जो रिलीज होते हैं हर महीने, ये उन पे अंदर काम करती है। तो जो एक महिला के जो अंडे हैं उन पे जब अच्छी क्वालिटी होती है तो उससे कंसीव करने में, गर्भ धारण करने में आसानी होती है। तीसरी बहुत ज़रूरी एक दवा है, उसको कहते हैं गर्भनिरोधक गोलियां या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये दवाइयाँ हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं देते हैं, गर्भनिरोधक के लिए नहीं है ये, लेकिन इनके अंदर ऐसे हार्मोन्स हैं जो पीसीओडी की जो अनियमितता है पीरियड की, उनको रेगुलेट करती है। तो आपके डॉक्टर, आपने देखा होगा, आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 2 या 3 महीने का साइकिल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, जो आपके मेल हार्मोन बढ़ रहा है आपके अंडेदानी में, उसको सप्रेस करती हैं। सो 2 से 3 महीने का हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में जो इम्बैलेंस है हार्मोन का, उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। और फिर जब महिला उसके बाद एक गर्भ धारण करने की कोशिश करती है तो उसमें सफलता हमें ज़्यादा मिलती है। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो बहुत कॉमनली हम देते हैं। उसके अलावा अगर कोई महिला गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही है और फिर भी इन सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी उसको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो हम ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं, जिसमें 2 नाम सबसे ज़रूरी हैं जानने, वो हैं क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल। ये 2 दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल करामाती हैं, आई वुड से। और इसमें उन लेडीज़ में जिनमें ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा था, मतलब अंडा बनता और फूटता नहीं था, उनके लिए ये बहुत कारगर है। और उनमें देखा गया है कि इन सब ट्रीटमेंट से कई महिलाएं, 80% महिलाएं कंसीव कर जाती हैं। उसके अलावा भी अगर कोई महिला है जिनको इन दवाइयों से भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अंडा नहीं बन रहा है, तो उनके लिए हमारे पास है इंजेक्शंस। तो सेकंड फेज ट्रीटमेंट का आता है इंजेक्शंस का। उसमें हम आपको देते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेनोपॉजल हार्मोन, FSH एंड HMG। सो दीज हार्मोन्स ये क्या करते हैं, ये ओव्यूलेशन करने में, अंडा बनाने में मदद करते हैं। इसी के साथ साथ और भी प्रक्रिया है जिनको आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम IUI। ये एक छोटा बेबी ट्यूब की तरह टेस्ट होता है जिसमें हम कंसीव करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद लास्ट में लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये बताने की है आपको कि IVF, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, कब किसी महिला को जो PCOD से ग्रसित है उसको IVF के लिए कब जाना चाहिए।
उसके अलावा IVF में क्या सक्सेस मिलेगी, IVF करते वक्त क्या PCOD की वजह से मेरे अंडे की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, कौन सा प्रोटोकॉल है जो मेरे डॉक्टर को अपनाना चाहिए जो मेरे PCOD में सबसे ज़्यादा कारगर हो। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये IVF के बारे में हैं। सबसे पहले आपकी स्पेशलिस्ट आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएगी, बट आई शुड टेल यू, अगर कोई महिला ये सारे ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी, इंजेक्शंस और IUI कराने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं होती हैं या उनके अंडे नहीं बन पाते हैं, तो उन्हें IVF का सहारा लेना पड़ सकता है। देखा गया है कि IVF सीवियर PCOD में भी बहुत कारगर है और किसी कपल को टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर सब कुछ ट्राई कर चुके हैं तो IVF कराइए। IVF में सबसे अच्छी बात यह है कि जो अंडेदानी में ओव्यूलेशन होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से हम कंट्रोल कर पाते हैं। एक हार्मोन्स के इंजेक्शंस आपको दिए जाएंगे, अंडे उत्पन्न करे जाएंगे और उनको लेके लैब में सीमन के साथ उनको फर्टिलाइज करके भ्रूण बना के आपके गर्भ में रख दिया जाएगा, जिसको IVF कहते हैं। और इसके डिटेल्स मैं पहले भी दे चुकी हूँ और आगे भी दूंगी आपको। तो PCOD में देखा गया है कि कुछ कारणों से हमारे जो अंडे होते हैं उनकी IVF में भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इवन अगर आप IVF के लिए जाती हैं तब भी आपको अपना लाइफस्टाइल, खाना पीना, अपना वेट और अपनी पूरी आदतें ठीक रखनी पड़ेंगी ताकि IVF में भी जो अंडे की क्वालिटी हो इम्प्रूव हो और आपको उसमें सक्सेस मिले। इसमें देखा गया है कि 95 to 99% भी सक्सेस मिलती है IVF में विद PCOD। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, सर्जरी। क्या PCOD में सर्जरी ज़रूरत है या PCOD ड्रिलिंग या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर सब कुछ, सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं और फिर भी इंजेक्शंस के बावजूद किसी महिला को अंडे की उत्पन्न नहीं होता या हम कहते हैं ओव्यूलेशन नहीं होता, तो ऐसी महिलाओं में लैप्रोस्कोपी द्वारा PCOD ड्रिलिंग करी जा सकती है। इसमें हम आपके जो ओवरी में जो कई ज़्यादा सिस्ट हो रही हैं उनको हम पंक्चर करते हैं, 8 से 10 सिस्ट को, जिसकी वजह से अंडेदानी में और आपके शरीर में जो मेल हार्मोन बढ़ रहा है उसकी मात्रा कम हो जाती है। और कई महिलाएं जिनको PCOD ड्रिलिंग करी जाती है वो आगे चल के कंसीव करती हैं और उनमें ओव्यूलेशन होता है। साथ में एडवांटेज लैप्रोस्कोपी का ये भी है कि जब अगर आप PCOD के लिए जाती हैं ड्रिलिंग के लिए तो आपके फेलोपियन ट्यूब्स को भी उसमें टेस्ट करा जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन PCOD के बारे में थी और कब आपको अपने स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और कब आपको IVF के लिए जाना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे दूसरे एपिसोड में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।